अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अटेंडेंस मार्क कर लेते हैं पहले। वालेकुम सलाम सर। जी अब्दुल रहीम रऊफ प्रेजेंट सर। ठीक है। अब्दुल सुबहान सर सुबह ठीक है। अब्दुल सुबहान अपने से नहीं लॉगिन यार, अपने चीज़ों से हुआ करो लॉगिन ना। सर वो connect हो रहा मेरे मोबाइल से। हाँ ओके जी ठीक है। अली हसन यस सर। ठीक है। अमीर हमज़ा अमीर हमज़ा को भी कहें कि प्रेजेंट रहे। ठीक है। एब्सेंटीज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हैं उसकी। आसिफ रहमान यस सर। ठीक है। दानियाल अली यस सर। ठीक है। एहतिशाम एहतिशाम नहीं है। फेरोज अहमद खान यस सर। ठीक है। हमील जफर हमील हमील भी नहीं है। हमील को भी क्या थोड़ा प्रेजेंट ड्रॉ करें। हुमैर अनवर यस सर। ठीक है। मियां मोहम्मद उमैर प्रेजेंट सर। ठीक है। मोहम्मद आसिफ यस सर। ठीक है। मोहम्मद जुनैद प्रेजेंट सर। ठीक है। मोहम्मद तैयब प्रेजेंट सर। ठीक है। मोहम्मद अबू बकर आजम यस सर। ठीक है। मोहम्मद आकिब प्रेजेंट सर। ठीक है जी। मोहम्मद असद अशरफ प्रेजेंट सर। ठीक है। मोहम्मद बिलाल बाबर ठीक है जी, हैंड राइज किया ठीक है। मोहम्मद बिलाल जुनैर प्रेजेंट। ठीक है। मोहम्मद हुसनैन मोहम्मद हुसनैन नहीं। मोहम्मद मोइस सईद प्रेजेंट सर। ठीक है। मोहम्मद रिहान ताहिर ठीक है जी, रिहान मौजूद है। मोहम्मद शाहजेब अशफाक शाहजेब नहीं है। मोहम्मद उस्मान प्रेजेंट सर। ठीक है। मुकर्रब मुकर्रब मौजूद है लेकिन अटेंडेंस भी बोला करें। प्रेजेंट सर। ठीक है। उमर शाहिद यस सर। ठीक है। उमर रेगुलर आ करो। रजा फैज प्रेजेंट सर। ठीक है। उसामा अफजल सर मीर हमजा सर। प्रेजेंट एक सर। मिनट, मीर हमजा की बारी तो आले। उसामा अफजल प्रेजेंट है। ठीक। वलीद मुख्तियार
Yes, sir. प्रेजेंट Present. सर। फरीद ठीक मुख्तियार है, प्रेजेंट सर। ठीक है। जैद इश्तियाक, प्रेजेंट सर। ठीक है। अब लेट कौन आया है? एहतशाम लेट आया है। एहतशाम इसाक सर 007। ठीक है, और कौन लेट आया अभी? सर मीर हमजा। अच्छा, ठीक है जी। और कोई आया लेट अभी? चलें जी, अटेंडेंस सेव करते हैं, लेक्चर की तरफ आते हैं ज़रा अभी। चलें जी, लास्ट टाइम हम एनर्जी बैलेंस इक्वेशन जो है उसको डिस्कस कर रहे थे, और उसमें हमने साइक्लिक प्रोसेस को देखा था। ये एक एग्जांपल है। अभी मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ स्लाइड। स्लाइड शेयर कर दी है मैंने। ओके जी, अब इसको देखते हैं कि ये एनर्जी बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली कैसे हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं, कैसे हम फाइंडिंग्स करते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको अगर हम देखें, सो अ रिजिड टैंक कंटेन्स अ हॉट फ्लूइड दैट इज़ कूल्ड व्हाइल बीइंग स्टिर्ड बाय अ पैडल व्हील। तो अगर हम डायग्राम के थ्रू भी देखें तो एक शाफ्ट है जिसके आगे पैडल व्हील अटैच है, और आप उसके थ्रू स्टिरलिंग कर रहे हैं, टैंक के अंदर जो फ्लूइड है उसको हिला रहे हैं। ठीक है, ये काम हो रहा है। इनिशियली द इंटरनल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड इज़ 800 किलो जूल। इनिशियली जो इंटरनल एनर्जी है फ्लूइड की दैट इज़ 800 किलो जूल। ड्यूरिंग द कूलिंग प्रोसेस द फ्लूइड लूजेस 500 किलो जूल ऑफ हीट। तो ये जो आप शाफ्ट के थ्रू, पैडल व्हील के थ्रू स्ट्रेलिंग कर रहे थे, और कूलिंग का ये जो प्रोसेस था, ये जो क्यू आउट हुई है, अब द फ्लूइड लूजेस 500 किलो ऑफ हीट, मतलब ये है कि ये आउट हो रही है, एंड द पैडल व्हील डज 100 किलो जूल ऑफ वर्क ऑन द फ्लूइड। जो पैडल व्हील जिस वजह से वर्क कर रहा है, पैडल व्हील साफ ज़ाहिर चल रहा है, अगर घूम रहा है तो उसके बैकएंड पे कोई ना कोई फोर्स होगी, बैकएंड पे कोई ना कोई एनर्जी होगी जो कि ये काम करवा रही है, और उसको क्लेम किया जा रहा है कि वो 100 किलो जूल है। और पिक्चर में भी हमें नज़र आ रहा है कि डब्ल्यू शाफ्ट इन इज इक्वल टू 100 किलो जूल, राइट। और इसी तरह डायग्राम के अंदर क्यू आउट इज इक्वल टू 500 किलो जूल भी है, जो कि कूलिंग के दौरान हीट लूज़ हुई है। और इसी तरह टैंक के अंदर U1 इज इक्वल टू 800 किलो जूल भी लिखा हुआ है, जो कि स्टेटमेंट से, ये सारी चीज़ें स्टेटमेंट और पिक्चर दोनों चीज़ों से एक ही चीज़ दो बार हमें ज़ाहिर हो रही है, पिक्टोरियल फॉर्म में भी और स्टेटमेंट्स के थ्रू भी। हमने क्या काम करना है, डिटरमाइन द फाइनल इंटरनल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड। आपने फ्लूइड की फाइनल इंटरनल एनर्जी जो है उसको आपने फाइंड आउट करना है। इनिशियली आपको बता दी गई है, तो इनिशियली वैसे कितनी एनर्जी बताई हुई है, कोई अगर कमेंट्स पे करना चाहे। अगर हम इनिशियली देखें तो इनिशियल स्टेज के ऊपर स्टेटमेंट्स के थ्रू इस क्वेश्चन की हमारे पास जो एनर्जी गिवन है वो कितनी है? 800 सर। 800 के जो है, हमने उसकी फाइनल एनर्जी जो है उसको फाइंड आउट करना है। सो निगलेक्ट द एनर्जी स्टोर्ड इन द पैडल व्हील।
तो ये कहा जा रहा है कि कोई भी जो एनर्जी है वो पैडल व्हील के अंदर स्टोर नहीं हो रही। पैडल व्हील को अगर आप 100 किलो जूल उस पर अप्लाई कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली एज इट इज़ वो आपको आपके जो फ्लूइड है उसकी स्टिलिंग हो रही है, और क्यों पैडल व्हील पे जाते खुद कोई अपने अंदर को स्टोर नहीं कर रहा है एज अ लॉस। ठीक है, ये आखिरी स्टेटमेंट का मतलब है। तो आपके ख्याल में, अभी मैं नहीं सोल्यूशन को ओपन करता, वैसे थोड़ा डिस्कस करें, तो आपके ख्याल में कौन सा फार्मूला जो है वो यहाँ पर हमारी हेल्प कर सकता है, या क्योंकि एनर्जी इनकी भी बात हो रही है, आउट की भी बात हो रही है, इस तरह की कुछ बातें हो रही, तो आप ख्याल में क्या पॉसिबिलिटी है, कौन सा फार्मूला यूज़ करना चाहिए? कोई गैस वगैरह? काइनेटिक सर। काइनेटिक, अच्छा। और कोई किसी का जी? चलें इसको देख लेते हैं, क्योंकि बाकी तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने बेचारों ने ज्वाइन किया, तो वो नहीं बोल सकते। ओके जी, अब हमारे पास यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इन माइनस सी आउट इज इक्वल टू डेल्टा, ये कौन से टॉपिक में हमने स्टडी किया है, ये किस चीज़ को जाहिर कर रहा है? ई इन माइनस सी आउट इज इक्वल टू डेल्टा ई। सर एनर्जी देगा। बैलेंस इक्वेशन को वो कह रहे हैं जी, डिस्कस कर रहे हैं, जो एनर्जी इन आउट हुई है और सिस्टम के अंदर क्या चेंज आया, उसको ये चीज़ जो है वो जाहिर करी। और हमने ये भी स्टडी किया था कि ई इन माइनस ई आउट इज इक्वल टू डेल्टा ई। तो ई इन और ई आउट में पॉसिबली किन किन वेज में एनर्जी जो है वो एंटर हो सकती है। फार्मूला के नीचे भी वैसे तो लिखा हुआ कि इन और आउट की सेंस में किन किन तरीक़ों से एनर्जी जो है वो सिस्टम के अंदर इन या आउट हो सकती है। ये इन जनरल बात कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन से हट के, यानी कि जो हमें फार्मूला बताता है। क्या कहता है फार्मूला? सर हीट में, वर्क में और मैस में। हीट में, वर्क में और मैस में। तो आपके ख्याल में ये जो टैंक आपको नज़र आया था अभी, ये क्लोज सिस्टम था या ओपन सिस्टम था? क्लोज सर। सर क्लोज, यस सर क्लोज। तो आपके जहन में ये कैसे ख्याल आया कि ये क्लोज सिस्टम है? मतलब यानी कि फॉर एग्जांपल ओपन सिस्टम भी जहन में आ सकता था, दो ही बातें, या ओपन पे टिक हो जाता, या क्लोज पे हो जाता, तो आपके माइंड में क्लोज पे आया है। तो आपके ख्याल में क्या पॉसिबिलिटी है क्लोज में आने की? सर मास इन आउट नहीं हो रहा, इसलिए मैस जो है वो इन आउट नहीं हो रहा। मैस इन आउट नहीं हो रहा, ठीक है। इत्तेफाक करते हैं जी बाकी इनकी बात यस सर। कि मैथ्स जो है वो इन आउट इसमें नहीं हो रहा था, तो उस बेस के ऊपर आपको आइडिया हो चुका है कि ये जो पर्टिकुलर हमारे पास सिनेरियो, तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपने तीन स्टेटमेंट्स बताई हैं, हीट, वर्क और मैथ्स की, कि ई इन और ई आउट तीन तरह से हो सकती है, हीट की वजह से, वर्क की वजह से और मैथ्स की वजह से। तो उसमें इसका मतलब है कि मैथ्स का जो फैक्टर है वो तो अब निकल चुका है। क्या ख्याल है? एनर्जी मैस इन और आउट की वजह से तो हम इंक्लूड नहीं करेंगे, इत्तेफाक करते हैं इस बात? ये जिन्होंने यस दो सर। ने बताया है वही बस इत्तेफाक कर लें, यस बाकियों ने इत्तेफाक नहीं करना। तो अब इसका मतलब है कि हमने चीज़ों को नैरो डाउन कर लिया, हमने हीट और वर्क की सेंस में इसको देखना है, ठीक है। सो अब स्टेटमेंट पे मैं वापस चला जाता हूँ, मैं स्टेटमेंट पे। तो यहाँ पे देखें कि आपके ख्याल में हीट इन और हीट आउट में कौन से फैक्टर आ रहे हैं, और वर्क इन वर्क आउट में कौन से फैक्टर आ रहे हैं, यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज़ हैं। बाज़ दफ़ा हो सकता है एक चीज़ हो रही हो दूसरी ना भी हो रही हो, लाजमी नहीं कि हर एक चीज़ मौजूद हो। जैसे फार्मूला के अंदर डिस्क्रिप्शन में वैसे बाय डिफ़ॉल्ट मैथ्स होता है, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली नहीं था। यही काम हमने किया करने कि कंप्लीट फार्मूला से न्यूमेरिकल के थ्रू देखना कौन सी चीज़ें आ सकती, कौन सी नहीं आ सकती। सर इसमें हीट इन नहीं हो रही, वो वर्क इन हो रहा है और वर्क आउट नहीं हो रहा। ठीक होगी बात। तो अगर नहीं हो रहा तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका मतलब है कि वो ज़ीरो है, ठीक है, उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं यस है। सर। यस सर। इत्तेफाक करें इस बात से?
यस सर। Yes, sir. चलें, इसी चीज़ को मैं आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ। अब इसकी बेस थोड़ी बन चुकी है। चलें जी। अच्छा, अब देखें कि मैंने यहाँ पर जो फार्मूला अगर मैं लिखना चाहूँ तो वैसे तो फार्मूला के अंदर मेरे पास जो था वो क्यू इन माइनस क्यू आउट भी था, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मैंने देखा कि मेरे पास क्यू इन तो ज़ीरो है और क्यू आउट है। क्यू इन ज़ीरो है और क्यू आउट है, तो क्यू आउट कितनी थी 500, तो वो क्या बन जाएगा 0 माइनस 500, वो 500 ही रहेगी। और उसके अलावा मेरे पास जो चीज़ थी वो वर्क की सेंस में मेरे पास हो सकता है, ठीक है। अब वर्क में अगर मैं देखूं तो वर्क में मेरे पास डब्ल्यू शाफ्ट इन वर्क हो रहा था मेरे पास, ठीक है। और जब मैंने फार्मूला के अंदर देखा कि डब्ल्यू आउट भी होता था फार्मूला के अंदर, तो यहाँ पे लॉजिकली मेरे पास तो कोई डब्ल्यू आउट नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है जी। और मैथ्स यस की वजह से जो फैक्टर है वो मेरे पास पहले ज़ीरो है। मैं ऊपर इक्वेशन लिख रहा हूँ, ठीक है, वो आपको सामने नज़र आ। तो शाफ्ट वर्क इन की सेंस में मेरे पास जो चीज़ आ रही है वो दैट इज़ 100, और माइनस क्यू की सेंस में मेरे पास जो चीज़ आ रही है वो 500, ठीक है। ठीक होगी बाजी, ये आपको नज़र आ रहा होगा सामने स्टेटमेंट जो है ना। Yes, sir. यस सर। अच्छा, इसको सारे को लिखने का मतलब ये है ताकि आपको पहली बात तो ये है कि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो, कोई रटा लगाने की ज़रूरत ना पड़े। ये ना हो कि जी इसमें सर ने इन लिख दिया, आउट किधर चला गया, और क्यू के साथ जी माइनस क्यों आ गया है, शाफ्ट वर्क इन है तो उसके साथ प्लस क्यों हो गया, ठीक है। तो वो ये जो ऊपर मैंने हैंड रिटन फार्मूला लिखा है ये टेक्स्ट के बॉक्स में, वो मेरे ख्याल से आपको चीज़ें जाहिर कर रहा है। लॉजिक बन रही है ना, जो चीज़ जो लोग और से सुन रहे हैं, यस ठीक है सर। कि Yes, ठीक है sir. कि Yes, हाँ यस बिल्कुल, सर। ठीक है जी। शाफ्ट वर्क इन हमारे पास 100 है, आउट कोई नहीं था तो 100 माइनस ज़ीरो कर दें, 100 ही रहना है। और क्यू की सेंस में देखें तो क्यू इन ज़ीरो था, 0 माइनस 500 कर दें तो वो माइनस 500 ही रहना है, ठीक है। इन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, आउट को हम जो उसको नेगेटिव ले रहे हैं। तो ये तो एक साइड हमारे पास इसकी क्लियर अभी हुई है हमें, ठीक है जी। दूसरी साइड पे डेल्टा जो ई है उसमें आपको पता है कि चेंज इन जो एनर्जी है वो किन किन फॉर्म्स में आ सकती है। इंटरनल एनर्जी में चेंज हो सकता है, काइनेटिक में हो सकता है, पोटेंशियल में हो सकता है, कोई और फॉर्म्स में भी हो सकता है। इवेंचुअली हम देखेंगे चीज़ों को, ये चीज़ें हो सकती हैं मुमकिन। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपने जस्ट इंटरनल को लिया हुआ, आप काइनेटिक और पोटेंशियल को क्यों ख़त्म कर गए? सर बात समझे ना? काइनेटिक को, यस सर, काइनेटिक को इसलिए नहीं किया क्योंकि मास इन आउट नहीं हो रहा था। नहीं, Just for मैं potential height. मैस इन आउट होने का ताल्लुक जो है ना वो हीट वर्क और मैस वाले टॉपिक से है, जो कि हम कर चुके हैं। इक्वालिटी के दूसरी तरफ डिस्कस करके आ चुके हैं। बात समझे? यस सर। यस सर। मैस का ताल्लुक जो है वो हीट वर्क और इन और आउट की सेंस में है, जिसको हम ओपन और क्लोज की सेंस में डिस्कस करके आ चुके हैं। ठीक सर। यहाँ पर कनेटिक में और पोटेंशियल में चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हैं। हमने कनेटिक और पोटेंशियल को ज़ीरो लिया हुआ, ठीक है कि लॉजिक आप अपनी जेन में बना रहे हैं। तो सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं कि सिस्टम की कनेटिक एनर्जी चेंज हुई है क्या, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई है क्या, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज हुई है। तो आप देखें कि आपको सिर्फ डेल्टा यू नज़र आ रहा है, हालांकि इसमें बाकी दो फैक्टर भी होने चाहिए, ठीक है। तो वो किधर गए, चलें वो आहिस्ता आहिस्ता आपको बताता हूँ कि आपके पास क्वेश्चन में लिखा हुआ था स्टार्ट ही हो रहा था अरीजर टैंक, क्या हो रहा था जी? Rigid रिजिड tank. टैंक। रिजर टैंक, ठीक है। वो जो रिजर टैंक है वो अपनी जगह से ना तो मूव कर रहा है, ठीक है, और ना उसकी हाइट चेंज हो रही है, ना उसकी वेलोसिटी या स्पीड चेंज हो रही है उस पूरे सिस्टम की। ये जो उसके अंदर फ्लूइड है ये सिस्टम का हिस्सा है। सिस्टम की ना तो पोजीशन चेंज हुई है, हाइट वगैरह भी चेंज नहीं, और सिस्टम पड़ा भी जिधर पड़ा हुआ था उधर ही पड़ा हुआ। तो इट लुक्स लाइक अ स्टेशनरी सिस्टम। जो रिजिड होता है वो आपके पास स्टेशनरी सिस्टम है, ठीक है।
सो स्टेशनरी सिस्टम का लास्ट टाइम आपने एक टॉपिक पढ़ा कि उसकी चेंज इन किनेटिक और पोटेंशियल क्या होती है? 0 सर। 0 होती है। उसकी डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या होती है? डेल्टा यू। उसमें क्या आपको मैंने पढ़ाया था कि डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा यू। डेल्टा यू। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर ना चेंज इन किनेटिक है और ना चेंज इन पोटेंशियल है। अब इस पे ठीक है जी। सो अब उसमें भी ये चीज़ क्लियर होगी कि किनेटिक एनर्जी के अंदर भी चेंज नहीं और पोटेंशियल के अंदर भी चेंज नहीं है। तो अब आप देखें क्या फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल नैरो डाउन हो चुका है। बात समझे आप? ठीक है। यस सर। अब जब थर्ड चैप्टर इन थर्ड चैप्टर में खैर ये फार्मूलाज वगैरह यूज़ नहीं होने, फोर फिफ्थ और आगे बड़ा अबंडेंटली हम इन चीज़ों को यूज़ करेंगे, बहुत फार्मूलाज इस तरह के इस्तेमाल होने। तो बात बताने का मकसद ये है कि इन जनरल हमारे पास चीज़ मौजूद होती है, हम क्वेश्चन को सामने रख के बिल्कुल प्रॉपर उस पर एनालिसिस कर सकते हैं। हमें किसी चीज़ को कोई याद करने की या उस सेंस में कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, कि इधर से क्या हो गया कोई निशानी रख लें, ऐसा कोई काम नहीं। सो अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ गिवन है। शार्ट वर्क इन गिवन था वो लिख दिया, क्यू आउट गिवन था वो लिख दिया, और डेल्टा यू आपको पता है कि U2 माइनस U1 है। हमें इनिशियली 800 पता थी और फाइनली हमें नहीं पता, वो हमने फाइंड आउट करनी है। फाइनल आपके पास आंसर आ रहा है 400 किलो जूल। ठीक, अब आप मुझे बताएं कि इंटरनली इनिशियली 800 थी, अब 400 क्यों रह गई है? सर हीट वो होगी ना, वर्क डन किया तो हीट कम होगी है सर। सर वो एनर्जी रिलीज होती है उस वजह से कम हो गई यस है। सर। एनर्जी जो है वो लूज़ हुई है, हीट का लॉस हुआ है, और आपको पता है कि यस सर। एनर्जी तो वही है, एनर्जी ने फॉर्म ही चेंज करनी है ना। तो जो यस सर। एनर्जी हीट की फॉर्म में 500 लूज़ हो रही है, ठीक है, वो किस में से निकल के जा रही है या हुआ क्या ऐसा? तो वो जो अंदर उसके इंटरनल एनर्जी मौजूद थी या जो आपने 100 किलो जूल का उस पर वर्क किया, इनका रिजल्टेंट ही उससे निकलना है ना। तो वो इसीलिए जब मैं आपको गीज़र वगैरह की अक्सर एग्जांपल देता था तो मैं कहता था कि जो हॉट वाटर होता है उसको जो आप हीट सप्लाई करते हैं वो हीट अपने अंदर स्टोर कर लेता है, और उस चीज़ का हमें अंदाज़ा उसकी इंटरनल एनर्जी से होता है। अभी वो वक्त आएगा आप देखेंगे भी। तो जो कोल्ड वाटर होता है उसकी इंटरनल एनर्जी कम होती है क्योंकि आपने उसको हीट सप्लाई नहीं की होती, उसने हीट ही अपने अंदर स्टोर की होती है जो कि आप उसको थ्रू कंबस्शन सप्लाई कर रहे थे। क्योंकि एनर्जी लूज़ हुई है, हीट लॉस हुआ है, तो अब उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो चुकी है। ठीक है, देयरफॉर द फाइनल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज़ 400 किलो जूल। ठीक है, तो ये हमने फाइंडिंग्स करनी थी। अब इसी को नेक्स्ट देखते हैं ज़रा क्या एग्जांपल है हमारे पास। अच्छा, ये एक बहुत एक सिंपल सी एग्जांपल है, इसको ज़रा मैं थोड़ा क्विक वे में करूँगा। ये माइट भी आपने इलेक्ट्रिक सर्किट एनालिसिस का जो सेकंड चैप्टर वगैरह था उसमें भी देखा हो कि अगर इतनी लैंप्स वगैरह या लाइट्स हैं तो एनुअली क्या एक्सपेंडिचर्स होंगे, क्या चीज़ें होंगी, इस तरह से एनर्जी सेव कर सकते हैं वगैरह वगैरह, इस तरह की कुछ डिफरेंट चीज़ें। सो उसमें क्या है, द लाइटिंग नीड्स ऑफ अ क्लासरूम आर मेट बाय 30 फ्लोरिसेंट लैंप्स रिक्वायर हैं आपको, अगर आपने एक क्लासरूम के अंदर लाइटिंग करनी है। और जो एच लैंप है यानी कि वो दैट इज़ कंज्यूमिंग 80 वाट, और हमें पता है अगर एक लैंप 80 वाट ले रही है तो 30 है तो वो कितना वाट ले रही होंगी। सो द लाइट्स इन द क्लासरूम आर केप्ट ऑन फॉर 12 आवर्स अ डे। सो अब आपको ये भी पता है कि अगर इसी 12 आवर्स को अगर आप 24 घंटे चला दें बिल कुछ और होगा, इन्हीं 12 आवर्स को आप 6 आवर्स चला दें इन लाइट्स को, बिल कुछ और होगा। नंबर ऑफ़ लाइट्स की तादाद कम ज़्यादा कर दें फिर भी बिलिंग कुछ और होगी। तो टाइम या पावर चेंज कर दें तो एनर्जी कुछ और होगी। डेफिनेट सी बात है, एनर्जी का जो फॉर्मूला दैट इज़ पावर इनटू टाइम, या पावर का जो फॉर्मूला दैट इज़ एनर्जी बाय टाइम। तो ये हमें थोड़ी थोड़ी सेंस साथ साथ बनती रहनी चाहिए। ओके जी, ये तो एक दिन का था 12 आवर्स अ डे और 250 डेज अ ईयर, एक साल में 250 दिन फुली
365 दिन ऑन नहीं हो रही, होपफुली बीच में वीकेंड्स भी होंगे, हॉलीडेज़ भी होंगी, सम हो, खैर अब हमें नहीं उससे कंसर्न के क्या दरमियान में। सो 250 डेज़ है ईयर। अब यही अगर 250 डेज़ की बजाय 300 डेज़ हों, अगेन वही बात है, एनर्जी कुछ और होगी, कंजप्शन कुछ और होगी, मामलात कुछ और होंगे। फॉर अ यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ऑफ 7 सेंट्स पर किलोवाट आवर, ये जैसे हमारा रुपीज़ का पैसा है, इसी तरह डॉलर का जो है वो छोटा जो यूनिट है दैट इज़ सेंट। तो 7 सेंट पर किलोवाट आवर, आपको किलोवाट आवर, अब ये अगेन मैं अक्सर डिस्कस करता था, शायद किसी ने आपकी क्लास में किसी ने क्वेश्चन भी किया था कि वो जी पावर बाय टाइम क्यों कर रहे हैं या एनर्जी बाय टाइम क्यों कर रहे हैं, इस तरह का। तो उसको मैंने ये किलोवाट आवर्स वगैरह वाली एग्जांपल भी दी थी। सो दैट इज़ पावर इनटू टाइम, ये एनर्जी की बेसिकली कैलकुलेशंस होती है जो हमें बिल आ रहा था, यूनिट जो प्राइस होती है उसकी। सो 1 किलोवाट आवर के पीछे 7 सेंट उसके रेट चार्ज हो रहा है। डिटरमाइन एनुअल एनर्जी कॉस्ट ऑफ लाइटिंग फॉर दिस क्लासरूम, एनुअल एनर्जी कॉस्ट आपने देखनी। और सेकेंडली जो चीज़ ऑब्जर्व करनी, आल्सो डिस्कस द इफेक्ट ऑफ लाइटिंग ऑन द हीटिंग एंड कंडीशनिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रूम। अब डेफिनेट सी बात है कि जब ये लाइट्स ऑन होंगी तो सम सॉर्ट ऑफ हीट भी प्रोड्यूस होगी। आपको पता है अक्सर जब फंक्शंस के ऊपर लाइटिंग ज़्यादा हुई होती है तो जो रॉड वगैरह यूज़ करते हैं, अगर आप के करीब खड़े हों या मुंह के कैमरा जो सीब हों तो आपको हीट फील हो रही होती है। सो जब फोटॉन्स भी इमिट हो रहे थे, हीट भी इमिट हो रही थी, ये लाइटिंग का एक सिंपल पर्पज़ है। तो जब एक रूम के अंदर काफ़ी सारी लाइटिंग की हुई अगर आपने, तो उसके अंदर टेम्परेचर पहले ही एक्सीड कर चुका होगा। तो अब वहाँ पर अगर हीटिंग करनी है तो हीटिंग की कम ज़रूरत पड़ेगी, अगर एयर कंडीशनिंग करनी है तो एयर कंडीशन मतलब यानी कि अगर कूलिंग करनी है तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, अगर हीटिंग करनी है तो कम एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो ये एक पहले ही मेरे जहन में इस तरह के कुछ ख्यालात हैं। अब इसको ज़रा देख लेते हैं कि क्या करना है, हमने सॉल्यूशन ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। ओके जी, लाइटिंग पावर अगर मैं कैलकुलेट करूं, ये डेटा पढ़ते पढ़ते काफ़ी हद तक मैं बता भी रहा था आपको कि पावर क्या है जी। लेट से एक लैम्प 80 वाट ले रहा है, 30 लैंप्स हैं, तो हमें पता चलेगा कि 2.4 किलो वाट हमारे पास लाइटिंग पावर रिक्वायर्ड है। और ऑपरेटिंग आवर्स जो हैं 12 आवर्स पर डे चलता है, तो 250 डेज़ पर ईयर चलता है, तो हमें पता चल गया कि एक साल में कितने आवर्स वो चल रहा है। क्यों? क्योंकि हम एनुअल एनर्जी में इंटरेस्टेड है, हमने इसलिए पर ईयर के अकॉर्डिंगली आवर्स निकाले हैं। तो दैट इज़ 3 जो है वो 1000 आवर्स पर ईयर। वैसे एक पूरे साल में 8760 होते हैं 365 डेज़ के अकॉर्डिंगली। सो खैर हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चलें। देन द अमाउंट एंड कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड पर ईयर बिकम्स, सो लाइटिंग जो एनर्जी है, अब एनर्जी का आपको पता दैट इज़ पावर इनटू टाइम, क्योंकि पावर होता है एनर्जी बाय टाइम और एनर्जी पावर इनटू टाइम। सो सिंपली आपको पावर का भी पता है और ऑपरेटिंग आवर्स का भी पता है, आप मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास जो एनर्जी आप यूटिलाइज कर रहे हैं वो 7200 किलो वाट आवर्स पर ईयर यूज़ करें एक साल में। 7200 किलो वाट आवर्स यानी कि 7.2 मेगावाट आवर्स, राइट, पर ईयर। सो अब कॉस्ट को देख लेते हैं। अगर इतनी एनर्जी है, यूनिट कॉस्ट पता है, हमें आइडिया हो जाएगा। लाइटिंग कॉस्ट को अगर आप देखें तो एनर्जी और यूनिट कॉस्ट, तो एनर्जी आप पहले कैलकुलेट कर चुके हैं 7200 किलो वाट आवर पर ईयर, और यूनिट कॉस्ट का ज़रा थोड़ा गौर से देखने की ज़रूरत है। ये देखें अगर हम इसको, तो ये मैंने पहले बताया था कि ये 7 सेंट, ये डॉलर जो है उसका स्मॉल यूनिट है, ठीक है। सो 7 सेंट कम, क्योंकि यहाँ पे डॉलर्स में लिखा हुआ तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ 0.07, ठीक है, यानी कि $1 में 100 सेंट्स हैं, ठीक है, जैसे 1 रुपये में 100 पैसा है। सो अब डॉलर की सेंट्स में लिखा हुआ तो इसलिए 0.07 लिखा हुआ है, ना कि वो आपको 7 ही नज़र आ रहा। 0.07 इसलिए नज़र आ रहा, वो सेंट था, ये डॉलर में, ठीक है जी। सो पर किलो वाट आवर, ठीक है जी, किलो वाट आवर से कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास जो इसका प्राइस है दैट इज़ $504 पर ईयर ना, ये आपको एनुअल एनर्जी कॉस्ट आ रही है अकॉर्डिंग टू द डेटा कि वो जितने आवर्स चल रहा है या जो चीज़ें, ठीक है। अब इसको ज़रा ये जो हमने डिस्कस किया था इसको ज़रा रीड आउट करें, फिर इस पर मैं कमेंट करता हूँ ज़रा।
ठीक है, इसमें अगर आप देखें ये जो जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि लाइट इज एब्जॉर्ब बाय द सर्फेस एंड स्ट्राइक्स एंड इट इज़ कन्वर्टेड टू थर्मल एनर्जी। उसे मैंने आपसे पहले ही बात की कि जो लाइट है वो फोटॉन्स की फॉर्म में मिट होगी और फोटॉन्स कोलाइड करेंगे, और आप लाइट का पूरा मैं आपको स्ट्रक्चर बता चुका हूँ जो रॉड्स वगैरह वाली मैंने एग्जांपल दी। तो हम उसको फील थ्योरी से हट के हम उसको फील भी करते हैं। और आपने ये भी देखा होगा जो पेंट है, अगर वो लाइट बहुत करीब है छत के या बल्ब थोड़ा बड़े ज़्यादा वॉट का, तो वहाँ से ब्लैक ब्लैक आपको स्पॉट भी नज़र आता है, जैसे आग की वजह से या हीट की वजह से वहाँ से पेंट ख़राब भी हुआ आपको नज़र आता है। सो यस ये सर। हमारा कॉन्सेप्ट है कि वो हीट की थर्मल एनर्जी की फॉर्म में जा रही होगी। सो अब हो क्या रहा है, ठीक है जी। हम अभी ये लेट से जी विंडोज़ वगैरह उसकी क्लोज, हम इस फैक्टर में नहीं जा रहे कि जो लाइट है वो विंडो से बाहर भी जा रही होगी ये सेंस में। सो हमारा एक रूम क्लोज है और क्लोज रूम के अंदर ही ये सारे मामलात हो रहे हैं, कोई लाइट वगैरह बाहर नहीं जा रही। और मोमन वॉल्स होती हैं या अगर विंडोज़ हैं तो कर्टन्स होंगे उनके सामने, और इस तरह का हमारे पास सिनेरियो होता है। तो इन शॉर्ट बात करने का मतलब ये है कि जो हम पावर यूज़ कर रहे हैं या जो यूटिलाइजेशन हो रही है वो लाइट सारी अंदर है, और जो हीटिंग के मामलात हो रहे हैं वो इंटायरली within that particular room ही है। So the entire 2.4 kilowatt of electric power consumed by the lamps eventually becomes part of thermal energy of the classroom। हम इससे इत्फाक बिल्कुल करते हैं। Therefore the lighting system in this room reduces the heating requirement by 2.4 kilowatt। So अगर आपने 2.4 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर को यूज़ करके जो हीट प्रोड्यूस करवानी थी उस रूम को हीट करने के लिए, सो वो ऑलरेडी सम सॉर्ट ऑफ हीटिंग आपको वही लैंप के थ्रू भी मिल रही है। माइट भी हो सकता है यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो कि सर जो हीटर होता है उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करने की वर्किंग एफिशिएंसी कुछ और है, जो लाइट है वो सर उतना नहीं कर रही होती। अंडरस्टैंड करते हैं हम, ये मामलात होते हैं, लेकिन स्टिल वी आर सेइंग कि 2.4 किलोवाट जो है वो अगर उतनी आपको जो एनर्जी है वो यहाँ पर नहीं लगानी पड़ रही होगी, ठीक है जी। और अगर यही अगर आप उस सेंस में देखें कूलिंग की सेंस में, तो उतनी आपको कूलिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। इसको जस्ट अ सेकंड, इसको एक दफ़ा रीड करें फिर नेक्स्ट चलते हैं सर। ठीक है जी। सो आई होप सो कि इसकी सेंस डेवलप हो चुकी है, और ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी जो है ना उसको भी इंडोर्स कर रहा है, सारे मामलात वही हैं, उसी को पढ़ रहे हैं सारी चीज़ों को। अब एक और एक शॉर्ट सी एग्जांपल हम इस पे देख लेते हैं, फिर ये हमारे पास चीज़ें एंड हो जाएंगी, फिर हम थर्ड चैप्टर को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं।
जी आपके सामने एग्जांपल विजिबल है, एग्जांपल 2.14 यस नजर यस सर। आ सर। रही है? ठीक है, ओके जी। इसको भी फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंगली थोड़ा डिस्कस करने की, एनालाइज करने की, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास क्या है बेसिकली इसमें कि एक स्टील बॉल है, ठीक है। सो ये आपको जो पैराबोलिक टाइप ये कर्व सी नज़र आ रही, इसके अंदर इसने मूव करना है, और जब आप इसको एक ख़ास पॉइंट्स पर रखेंगे, जैसे अभी पिक्चर में आपको भी नज़र आ रहा है, ये इस पॉइंट पे ऊपर है, तो आपको पता है कि ये ग्राउंड की सेंस में, रेफरेंस जो हमारा ग्राउंड है उसकी सेंस में ये कुछ ना कुछ डेफिनेट सी बात है, पोटेंशियल एनर्जी वगैरह या कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो कैरी यस की। सर। जब ये मूव करेगा इसकी काइनेटिक एनर्जी भी बनेगी, लाइक अ स्टोन, जो पत्थर वाली एग्जांपल हम स्टोन वाली डिस्कस करते हैं, नो डाउट उससे सिनेरियो काफ़ी डिफरेंट है, लेकिन सम हाउ तो जब हम इसको रिलीज़ करेंगे पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, काइनेटिक बढ़ती जाएगी, और अगर हमने टॉप पे रोक के रखा तो सारी पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक नहीं होगी। और अगर हम इसको लीव कर देते हैं तो इवेंचुअली ड्यू टू द फ्रिक्शन एक वक्त आएगा कि ये रुक भी जाएगा, या ऐसे मामलात मेरे जहन में आ रहे हैं। आई होप सो कि यही सिनेरियो आपके माइंड में बन रहा होगा। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि क्या चीज़ें क्या हैं, करना क्या है, एनालाइज किस चीज़ को करना है। सो द मोशन ऑफ अ स्टील बॉल इन अ हेमिकल बाउल ऑफ रेडियस एच, ठीक है, उसका रेडियस एच एज शोन इन द फिगर, हम उसको डिस्कस कर भी रहे हैं, टू बी एनालाइज्ड, ठीक है जी। कुछ हमने एनालाइज करने की कोशिश की है, नेक्स्ट भी और भी करते हैं। द बॉल इज इनिशियली हेल्ड एट द हाईएस्ट लोकेशन एट अ पॉइंट ए, ये बॉल जी स्टील बॉल पड़ा हुआ आपके पास पॉइंट ए के ऊपर, और हमें फील भी हो रहा है कि हाईएस्ट जो पोजीशंस हैं या ए वाली साइड पे है या सी वाली साइड पे है, तो हम भी एग्री कर रहे हैं इस चीज़ के साथ। एंड देन इट इज़ रिलीज्ड, और डेफिनेट सी बात है जब ये रिलीज़ होगा तो अगेन मैंने आपको बताया कि जब वो हाईएस्ट लोकेशन पे था तो इट कैरीज सम सॉर्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जब आप उसको रिलीज़ करेंगे इट विल मूव ऑन, और फिर उसमें कुछ कम्बिनेशन काइनेटिक होगा, कुछ कम्बिनेशन पोटेंशियल का होगा। ऑब्टेन रिलेशंस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि ई इन और ई आउट के कुछ रिलेशंस हमें कह रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑब्टेन रिलेशंस है, यहाँ पे ये नहीं है कि फाइंड आउट द या दिस एंड दैट, यहाँ पे ये नहीं आना कि 5 आंसर आ गया, 6 आ गया, 400 आ गया। वी नीड अ रिलेशन, वेरिएबल्स की सेंस में हमारे पास चीज़ें होंगी। ओके जी, ऑब्टेन रिलेशंस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ द बॉल फॉर द केसेस ऑफ फ्रिक्शन लेस एंड एक्चुअल मोशन। अच्छा, इसमें भी इस चीज़ को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, फ्रिक्शन लेस को। ऑब्वियस सी बात है कि जब मोशन होगी तो देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ फ्रिक्शन, ये लेकिन यहाँ पे खुद से डिस्कस किया जा रहा है कि जो फ्रिक्शंस का कंपोनेंट होगा आप उसको ज़ीरो कंसिडर कर लें, लेकिन वी आर ऑल आर ऑन द सेम पेज कि जी फ्रिक्शन होती है और फ्रिक्शन का इफेक्ट भी होता है। लेकिन एनी हो कह रहा है तो ठीक है, हम कर लेते हैं, हमें कोई इतराज़ नहीं। तो ये जी थी हमारे पास स्टेटमेंट, जो कि हमें इसकी स्कीमेटिक जो फिगर है उससे भी यही चीज़ ज़ाहिर हो रही है, और स्टेटमेंट भी यही कह रही है। अब हम मूव ऑन करते हैं ज़रा। ओके, तो जब हम एनर्जी कंजर्वेशन की बात करेंगे तो डेफिनेट सी बात है वो डिस्कसिंग के जी ई इन माइनस ई आउट क्या है। सो ई इन माइनस ई आउट इज इक्वल टू डेल्टा ई, ये एक इन जनरल एक फॉर्मूला है, उसका हमें आइडिया है। ओके, ये थोड़ा ज़रा कॉन्सेप्ट को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि इसमें इस तरह की चीज़ें नहीं है। अगर आप थोड़ा इमेजिन करें तो आपको यहाँ पे मैस इन मैस आउट नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि बॉल बाउल का हिस्सा ही है, जो बॉल मूव कर रहा है दैट इज़ विद इन द सिस्टम, जो हेमिस्फेरिकल बाउल है वो, और आपका जो बॉल है, और वो ये सारी चीज़ें पार्ट ऑफ द सिस्टम है। सिस्टम के अंदर कोई मैस इन आउट नहीं हो रहा, ऑलरेडी चीज़ें उसके अंदर ही हैं, ना कोई बाहर से अंदर आ रही है और ना कोई बाहर चीज़ जा रही है। सिस्टम और सराउंडिंग का इंट्रैक्शन नहीं है, और ये भी हमें पता है कि यहाँ पे कोई हीटिंग मैकेनिज्म नहीं है कि हम उसको हीट सप्लाई कर रहे हैं और देयर इज सम सॉर्ट ऑफ हीट लॉस, वैसा भी कोई नहीं है। और वर्क एक सेंस में है, लेकिन अगर मैं उसको ज़रा नहीं वाजे करता, अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको कोई इलेक्ट्रिक वर्क नज़र नहीं आ रहा, कोई शाफ्ट वर्क नज़र नहीं आ रहा, कोई पैडल व्हील नहीं है, यहाँ पर कोई उस तरह का सिनेरियो नहीं है, बैटरी कोई नहीं लगी हुई, स्प्रिंग वर्क नहीं है, कोई इलास्टिक सॉलिड बार नहीं है, कोई शाफ्ट वर्क नहीं है, कोई इस तरह का हमें वर्क फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा।
वर्कआउट के सेंस में भी देखूँ तो यहाँ पे मुझे आउटपुट के तौर पे, ठीक है, कोई वर्क नज़र नहीं आ रहा। एक वर्क लिखा हुआ है, उस पर मैंने अगेन कर पहले कहा होगा, उसको मैं ज़रा थोड़ा रोक के रख रहा हूँ, उस पर कमेंट अभी मैं ज़रा करता हूँ। मैथ्स भी हो गया, हीट भी होगी, वर्क कोई नहीं है। अब यहाँ पर एक आपको -W फ्रिक्शन के तौर पे एक चीज़ नज़र आ रही। सो व्हाट इज़ दिस? हम इसको नो डाउट के इग्नोर कर देंगे, उसने हमें कहा हुआ कि दैट इज़ अ फ्रिक्शन लेस, तो हम उसकी स्टेटमेंट के ऊपर उसको इग्नोर कर देंगे, इस फ्रिक्शन को ज़ीरो कर देंगे। लेकिन अभी ये W फ्रिक्शन क्यों लिखा है, और अभी ये W फ्रिक्शन के साथ माइनस क्यों है, और अभी ये W का सिंबल स्मॉल में क्यों है? इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो कि मेरे जहन में आ रही हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे माइंड में। सबसे पहले तो अगर मैं देखूं W लोअर केस में है, तो ये किनेटिक और पोटेंशियल भी लोअर केस में। ये पर यूनिट मास के सेंस में आपके पास चीज़ें लिखी हुई हैं। इक्वेशंस के दोनों तरफ एक ही काम हम कर सकते हैं। अगर ये नहीं करते W फ्रिक्शंस का, तो W का अगर सिंबल कैप्स में होता है तो किनेटिक और पोटेंशियल का सिंबल्स भी हमारे पास कैप्स में होता है, जैसा कि हमारे पास फॉर्मूला में ई इन और ई आउट में होते हैं। ठीक है, तो ये तो एक बात होगी कि ये एनर्जी पर यूनिट मास में लिखा हो। फिर चीज़ ये है कि फ्रिक्शन, जो कि मैंने पहले कहा था कि फ्रिक्शन होगी, और फ्रिक्शन को हमने लिख लिया। फिर ये है कि ये फ्रिक्शन को हमने माइनस में क्यों लिखा है। तो ये कोई वर्क इन आप नहीं कर रहे, ये बल्कि उसके अंदर जो एनर्जी मौजूद है उसको आप अपोज करें। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन का जो है वो अपोजिंग की सेंस में है। सो दैट्स वाई माइनस साइन है हमारे पास यहाँ पर। और क्या मैंने चीज़ कही थी, मेरे ख्याल से ये दो कहते कि जो कुछ क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है, माइनस साइन का बता दिया और यस ये सर। चीज़। ठीक है, तो चूँकि ये हीट वर्क और मैथ्स की सेंस में चीज़ें रह रही थी, इसमें आ गए, तो ये मेरे पास ई इन और ई आउट वाली एक साइड अभी कवर हुई है। ठीक है सर जी। ये जी स्मॉल में क्यों लिया, यानी कि मास से इसको डिवाइड क्यों किया, यानी हम कैपिटल में क्यों नहीं लिया हमने? कैपिटल में लिख ले, कैपिटल में लिख ले, एनर्जीज कैपिटल में आ जाएंगी। ये सारी जो एनर्जीज हैं, ये वाली जो हैं, जी सर। ये सारी कैप्स में हो जाएगी, पूरी इक्वेशन कैप्स में हो जाएगी। कोई कोई इतराज़ वाली बात नहीं। ओके सर। ठीक है, कोई कोई इशू वाली बात नहीं। लेकिन ये कि इक्वेशन के दोनों साइड्स पे वो काम चल रहा हो। ठीक है, वो इवेंचुअली ऐसे ऐसा विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस। आप पहले चैप्टर में हमने एक होमोजेनिटी का एक चैप्टर भी पढ़ा था, होमोजीनियस इक्वेशंस और होमोजेनिटी। वो बिल्कुल अ, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में ये बताने का मकसद है कि जो काम करना वो दोनों साइड्स पे करें, अदरवाइज ना करें। ओके जी, अब इसमें इंटरनल एनर्जी आ सकती है, किनेटिक आ सकती है, पोटेंशियल आ सकती है, ये हमारे जहन में भी है। अब इंटरनल एनर्जी जो है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि सिस्टम के अंदर ही जो बॉल है वो मूव कर रहा है, जो उसकी पहले इंटरनल एनर्जी थी वही है। ऐसा नहीं हुआ कि उस पर कोई वर्क डन हुआ है या उसने कोई हीट लॉस की है, या इस तरह से जो चीज़ें अंदर मौजूद थी वो इंटरनली उसी तरह मौजूद है। सो देर इज़ नो चेंज विद इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और जो दो चीज़ों में चेंज आ रहा है वो हमें पता है कि किनेटिक और पोटेंशियल के अंदर हमारे पास चेंज आ रहा है। तो किनेटिक और पोटेंशियल का चेंज फिर हम कैसे ज़ाहिर करेंगे? फिर वो यही होगा कि लेट से मैं K2 माइनस K1 कर लूँ, यानी कि किनेटिक 2 माइनस किनेटिक 1, और इसी तरह P2 माइनस P1, यानी कि पोटेंशियल एट पॉइंट 2 और पोटेंशियल एट पॉइंट 1, राइट। तो वो दोनों चीज़ों को मैंने लिख लिया हुआ है। ठीक है, ये मेरे पास अब इक्वेशन एक बन गई है। ठीक है, सही है कि जी, फाइनल फाइनल वाले पॉइंट्स और इनिशियल वाले पॉइंट्स जो है ना वो मैंने माइनस कर दिए हैं। ठीक है, हो गया जी, ये मैंने चीज़ें कर ली। अब इसी इक्वेशन को मैं रीअरेंज कर देता हूँ। ठीक है, एक्सप्रेशन तो मेरे पास अभी भी आ चुका है, एनी हो मैंने रीअरेंज इसको कर दिया। जो माइनस वाली चीज़ थी उसको मैं इक्वल के साइड पे ले गया हूँ, वो भी पॉजिटिव होगी, दूसरी साइड वैसे ही पॉजिटिव थी। और ये W फ्रिक्शन को मैं इस तरफ ले आया हूँ तो ये पॉजिटिव में आ रहा है, मुझे इससे वैसे ही गर्ज नहीं, उसने कहा हुआ था दैट इज़ अ फ्रिक्शन लेस। यस सर। ठीक है, तो इसको हम जो है वो ख़त्म कर देंगे। ये आपका यहाँ तक रिलेशन जो है वो बन चुका। ठीक है, दैट इज़ द कंप्लीट रिलेशन के जिसमें हमें सारी चीज़ें जो हैं वो ज़ाहिर हो रही हैं। ठीक है, कांस्टेंट उसको लिखते हैं नहीं लिखते, अगले पे लेके जाते हैं, कोई इशू नहीं। यहाँ तक हमारे पास एक रिलेशन की फॉर्म में एक कंप्लीट आ चुका। हमने सारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को एनालाइज कर लिया, फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, फ्रिक्शन को पहले लिया कॉन्सेप्ट वाइज, हमें आइडिया हुआ क्योंकि जी क्या होती है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन होगी। फिर उसके बाद जो है वो हमने उसको ज़ीरो कर दिया, क्योंकि हमें बताया हुआ कि दैट इज़ अ फ्रिक्शन लेस। तो ये मामला हो गया हमारे पास। ठीक है, जस्ट अ सेकंड।
एक दफ़ा मैं इसकी अभी चैप्टर 2 की स्लाइड्स की शेयरिंग एक दफ़ा ऑफ कर रहा हूँ, मैं थर्ड चैप्टर की स्लाइड दे रहा हूँ। ओके जी, हमारे पास जो चैप्टर नंबर 3 है वो हमारे पास सब्सटेंस के ऊपर है ना, प्योर सब्सटेंस। इसमें हम देखेंगे प्रॉपर्टी टेबल्स को भी हम यूज़ करेंगे कि कैसे हम एक फेज़ से दूसरे फेज़ में जाते हैं। सॉलिड टू लिक्विड तो माइट भी हम डिस्कस ना करें, लेकिन लिक्विड टू वेपर जो फेज़ होता है, यानी कि कैसे आपके पास बॉइलिंग होती है, कैसे वो लिक्विड फेज़ से वेपर फेज़ में जाता है, और उसका प्रेशर क्या होता है, उसका टेम्परेचर क्या होता है, वॉल्यूम के ऊपर क्या चेंज आ रही होती है। ये सारी चीज़ों को हमने वन बाय वन जो है ना वो डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी कोर्स आउटलाइन को थोड़ा हम देखते हैं। ठीक है जी, कि हमारे पास प्योर सब्सटेंस, ठीक है, फिर उसमें फेजेस ऑफ प्योर सब्सटेंस। ठीक है, स्लाइड आपके सामने विजिबल है ना, चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको? यस सर। यस ठीक सर। है, ठीक है जी। तो फेजेस में हम डिस्कस कर लेंगे कि प्योर सब्सटेंस के क्या फेजेस होते हैं हमारे पास, और फिर उसमें अगर आप देखें ये लेट से जी कंप्रेस लिक्विड लिखा हुआ है, सैचुरेटेड लिक्विड लिखा हुआ है, सैचुरेटेड वेपर लिखा हुआ है, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें हमने, फिर टीवी डायग्राम, टेम्परेचर डायग्राम, प्रेशर डायग्राम, ये सारी चीज़ें हमने जो है वो डिस्कस करनी है। ठीक है, इवेंचुअली। कि वॉल्यूम चेंज कर दें, टेम्परेचर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, टेम्परेचर चेंज कर दें, प्रेशर पे क्या फ़र्क पड़ेगा। फिर हम प्रॉपर्टी टेबल यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा, प्रॉपर्टी टेबल का ये है कि ये आपकी बुक के एंड पर जो है वो मौजूद होते हैं, तो इसको आप प्रिंट आउट करवा लें। मैं आपको बताऊंगा, आप जब वापस बुक पे जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर एंड पे प्रॉपर्टी टेबल्स गिवन होते हैं। तो टेबल नंबर A1 से लेके कोई 14 तक, 15 तक आप टेबल के नंबर्स हैं, 1 A2 A3 A4। ठीक है, तो ताकि जब हम क्लास में डिस्कस कर रहे हों, राइट, आपके सामने वो चीज़ें हों। और एक इसमें और चीज़ है कि मुझे क्योंकि इंसान को सच बोलना चाहिए, मुझे बड़ी अच्छी तरह पता है कि ब्लड से साफ ज़रा मैं भी आपकी तरह होता, तो कोई जितना इंटरेस्ट डेवलप हो रहा होता है या जो इंटरेस्ट से पढ़ रहे होते हैं वो फील हो रहा होता है। ठीक है, तो पहले तो जो भी बातें थी वो एक अलग बात है, लेकिन जब मैंने प्रॉपर्टी टेबल पे भी 1-2 लेक्चर के बाद आना है और मैंने आपको चीज़ें बतानी हैं, तो आप, जब मैं आपको बता रहा हूँ इधर,
आपके सामने प्रॉपर्टी टेबल होना चाहिए। आप उसको ऐसे ही देख रहे हो जैसे मैं यहाँ पर दिखाऊं, तो बैकएंड पे आप भी उसको कर रहे हो, ठीक है। फिर मैं ओके उसको सर। डेफिनेट सी बात है ऑब्ज़र्व भी करूँगा, और इसमें इसकी ब्यूटी ये होगी कि या तो इसमें पूरे के पूरे 10 आ जाएंगे या इसमें 0 ही आएगा, ठीक है। आप जितना मर्जी क्वेश्चन चेंज कर दूं, आप 100% नंबर ले सकते हैं। वो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब आपको फील भी हो जाए। बाकी चैप्टर्स क्या है ना कि जी क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आ गया, पता लगा नहीं लगा, फॉर्मूला नहीं लगा, सेंस नहीं बनी, इसकी ब्यूटी ये है कि यहाँ पे फुल मार्क्स बंदा गेन कर सकता है, ठीक है। कि आपने टेबल देखना है और टेबल के साथ पे डेफिनेट सी बात है रीजनिंग देखनी है। इसमें कोई ऐसा फार्मूलाज यूज़ नहीं होते, एक फार्मूला छोटा सा बस, ठीक है। वो भी यूज़ होता है, वो भी कहीं कहीं वो भी डिपेंड करता है यूज़ होता है या नहीं होता है। एक फेज़ में यूज़ होता है, बाकी दोनों में वो एप्लीकेबल ही नहीं है। तो थोड़ा सा सेंस लगा के इसमें, यानी कि हमारे पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है मार्क्स लेने की। फिर जब इसको पढ़ लेंगे हम, तो यही चीज़ हमने 4th चैप्टर में भी यूज़ करनी है, उसमें फार्मूलाज प्लस टेबल हो जाएंगे। 5th में भी ये यूज़ करनी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारे पास फार्मूलाज, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स इंक्रीज़ होते जाएंगे, प्लस ये टेबल साथ ही हमारे चलता रहेगा। तो 3rd में फुली टेबल है, और आगे टेबल की हेल्प से हम बाकी चीज़ें करेंगे। तो ये ज़हन कर लें कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको इसी वक्त पे ही अगर हम सीख लेंगे तो बेहतर है, ठीक है जी। सो एनी हाउ ये हम टेबल से प्रॉपर्टी टेबल्स के थ्रू कर लेंगे। इंथाल्पी हमारे पास एच होती है, वो इसी में भी हम पढ़ लेंगे, क्योंकि पहले आप इंटरनल, किनेटिक और पोटेंशियल से वाबस्तगी है, इंथाल्पी से वाबस्तगी नहीं है जो कि U+P भी होता है, वो उसको भी हम देख लेंगे। फिर हम टेबल जब देखेंगे तो टेबल के अंदर सैचुरेशन टेबल भी हमारे पास, ये अगर देखें सुपर हीटेड है सेकंड पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट पे कंप्रेस्ड लिक्विड है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे डिटेल में, ठीक है। कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके, डेफिनेट सी बात है वो प्योर सब्सटेंस को पहले हम डिस्कस कर लेंगे, फिर फेज चेंज प्रोसेस को डिस्कस कर लेंगे, कैसे कैसे फेज चेंज होता है। फिर उनकी पीवी टीवी डायग्राम्स को डिस्कस कर लेंगे कि प्रेशर और वॉल्यूम क्या होता है, टेम्परेचर वॉल्यूम क्या होता है, ये सारी इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे। फिर टेबल्स के थ्रू हम वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक, ये कुछ थोड़ा सा हमारा लेआउट होगा। तो देख लेते हैं कि जी प्योर सब्सटेंस होता क्या, ठीक है। प्योर सब्सटेंस में हमारे पास क्या है, क्या सब्सटेंस दैट हैज़ अ फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट, उसकी जी केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रही। लेट्स से जी केमिकल कंपोजिशन क्या, फॉर एग्जांपल H2 है, वाटर है, उसकी वही केमिकल कंपोजिशन रह रही। CO2 है, कार्बन डाई है, उसकी वही केमिकल कंपोजिशन रह रही। तो केमिकल कंपोजिशन उसकी सेम रहनी चाहिए। जैसे केमिकल कंपोजिशन चेंज होगी फिर वो डेफिनेट से बात है प्योर सब्सटेंस नहीं रहेगा, वो एक डिफरेंट हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल वाटर वगैरह की एग्जांपल दी है, लेट्स से हमारे पास एयर है, नो डाउट कि दैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेज, हमें पता है उसमें नाइट्रोजन, उसमें ऑक्सीजन, उसमें कार्बन मोनो, उसमें माइट भी सल्फर के कॉन्टेंट्स हों, लेकिन स्टिल वी कंसिडर इट एज अ प्योर सब्सटेंस। हम उसे एयर को हम एयर के तौर पे कंसिडर कर रहे होते हैं। हमें पता है कि ये मजमू है सारी चीज़ों का, लेकिन स्टिल हम उसको एक ही सब्सटेंस के तौर पे ही ले रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो सब्सटेंस का वर्ड रहेगा ना वो इस सेंस में रहेगा, फॉर एग्जांपल मेरे पास क्वेश्चन आ जाता है रेफ्रिजरेंट का, ठीक है, R134A, ये वो वाला रेफ्रिजरेंट है जो कि आप लोग जब डिस्पेंसर्स हैं या फ्रिज है या एसी है तो अक्सर आप हम लोग कहते हैं कि इसकी जी गैस ख़त्म हो गई है या इसकी गैस भरवानी है या कंडेंसर में अब गैस नहीं है। तो वो बेसिकली रेफ्रिजरेंट ही होता है R134A। उसके कुछ हम टेबल्स और उसकी कुछ चीज़ों को एनालाइज भी करेंगे। इसी तरह लेट से वाटर हो सकता है। अब वाटर कुछ और चीज़ है, रेफ्रिजरेंट कुछ और चीज़ है। लेट से मेरे पास हो सकता है आइडियल गैस हो, आपको पता है आइडियल गैस कांस्टेंट भी आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, आर होता है। और आपने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स या इस तरह के उसमें फार्मूला भी पढ़ा होगा, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, इस तरह का। सो यस सर। अब ये एक और चीज़ मैंने बात कर दी सारी, ये बिल्कुल बात एक मुख्तलिफ होगी। तो डिपेंड करता है कि सब्सटेंस कौन सा। अब ये क्यों डिपेंड करता है, क्योंकि जो चीज़ मैं कहूँगा या जो चीज़ क्वेश्चन में होगी और इट इज़ ऑब्वियस कि हम टेबल उसी का यूज़ करेंगे। ये तो नहीं है कि वाटर क्वेश्चन में गिवन हो और हम टेबल गैसेस का देखने लग जाएं, या रेफ्रिजरेंट गिवन हो और हम वाटर के टेबल पे आ जाएं। तो इसीलिए अक्सर मैं स्टेटमेंट यूज़ करूँगा या बुक वाला स्टेटमेंट यूज़ करेगा कि इसमें जो सब्सटेंस है वो वाटर है, या इसमें जो सब्सटेंस है वो रेफ्रिजरेंट है, या इसमें जो सब्सटेंस है वो गैस है। तो इसका मतलब ये है कि वो एक जो यहाँ पर हम सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं उसका नाम लिया जा रहा है।
क्योंकि उसकी मदद से फिर उसका ही टेबल देखना है। ये एक चीज़ है जिसका आपको ऑलरेडी पता है बहुत अच्छे से कि फेजेस ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। लेट्स से जी सॉलिड है, फॉर एग्जांपल जी लिक्विड है। पिक्चर ए में आपके पास सॉलिड है, टाइटली क्लोज्ड है। पिक्चर बी के अंदर आपके पास लिक्विड है, बॉन्डिंग थोड़ी वीक है अभी भी, लेकिन स्टिल क्लोज हैं। सी में अगर देखें तो वो गैस है, फ्रीली मूव कर रहे हैं। तो ये आपको आइडिया है इनका ऑलरेडी, लेकिन चले मैं इस पर एक आध कमेंट और कर देता हूँ कि जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं वो टाइटली, उनकी जो बॉन्डिंग है दैट इज़ क्वाइट टाइट, वो आपस में क्लोजली एक फिक्स्ड पोजीशन के ऊपर आपस में अटैच्ड। जब करते हैं लिक्विड की तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एज़ कम्पेयर टू द सॉलिड उनकी बॉन्डिंग बहुत वीक है, और एज़ कम्पेयर टू द गैसेस उनकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है। जब आप बात करते हैं गैसेस के फेज़ की तो वो आपको पता है रैंडमली फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। अब मैं इस पे अगर एक दो चीज़ें इस पे अगर ऐड अप करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल सॉलिड के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर है, लिक्विड के ऊपर प्रेशर उससे थोड़ा कम है, और गैसेस के ऊपर सबसे कम प्रेशर है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर इनके ऊपर प्रेशर होता, फोर्स पर यूनिट एरिया होता, तो इनके बॉन्ड्स उसी तरह स्ट्रांगली अटैच होते। तो जो चीज़ जितना फ्रीली मूव कर रही है दैट मीन्स कि उसके ऊपर उतना प्रेशर कम है। गैस का जो प्रेशर है कम है, सॉलिड के ऊपर, और सॉरी सॉलिड के ऊपर सबसे ज़्यादा है, लिक्विड का इन बिटवीन है। इसी तरह टेम्परेचर की सेंस में होता है, सपोज लिक्विड है, वाटर है, तो अगर आपने इसका वेपर बनाना है, वेपर फेज में लेके जाना है, तो आप उसको हीट सप्लाई करते हैं। अब वो हीट सप्लाई करने की वजह से वो अपने अंदर एनर्जी कैरी कर लेता है, और उसका अब टेम्परेचर बढ़ चुका है, समझे ना बात, उसका कुछ टेम्परेचर कुछ और होगा। ये जो खैर दो तीन एंड पे कमेंट किए हैं, इवेंचुअली हमने बहुत इसको ऑन एंड ऑफ बड़ा डिस्कस करना है, ठीक है। जिसको टेम्परेचर प्रेशर के सेंस में नहीं भी आइडिया हुआ, इसको एक दफ़ा कहीं और भी डिस्कस कर लेंगे, बल्कि इसको आप थोड़ा गूगल भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रेशर होता ही है तो तभी सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत क्लोजली टाइट होते हैं ना। फॉर एग्जांपल जैसे करेक्टर बिल्डिंग में हम कहते हैं कि ये जिस बड़ा ओबीडियंट स्टूडेंट, इसकी तबीयत बहुत अच्छी है, उस पर उसके पेरेंट्स का, उसके टीचर्स की उसके ऊपर ग्रिप होती, उसका बिहेवियर कुछ और होता है। जिसके ऊपर थोड़ी सी ग्रिप आप लूज़ करें उसका बिहेवियर लिक्विड वाइज कुछ और है, और जिसके ऊपर ग्रिप नाम की कोई चीज़ ही ना हो उसका वो गैसेस की तरह फिर बिल्कुल डिसोबीडियंट बिहेवियर, और बिल्कुल वो सारी चीज़ें डिफरेंट। सो यहाँ पर प्रेशर का कुछ और है, वहाँ पर प्रेशर की बात कुछ और है। सो एनी हो, अब थोड़ा और अच्छा, अब ये दो कुछ स्लाइड्स पे हमारे पास डेफिनेशन है। तो आगाज़ में इट फील्स लाइक कि जी बड़ी बोरिंग है, पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, लेकिन ये जब दो तीन स्लाइड्स पढ़ लेंगे या जैसे इस चैप्टर में हम आगे मूव करेंगे, ये जो बोरिंग वाली चीज़ें इनसे सबसे ज़्यादा दोस्ती हो चुकी होगी, ठीक है। तो बड़ी काम की चीज़ें हैं, लेकिन अभी साफ ज़रा थ्योरेटिकल थोड़ा टच मिलेगा तो इट फील्स लाइक पता नहीं क्या हो गया। लेकिन जैसे ही हम न्यूमेरिकल के थ्रू आएंगे या थ्रू टेबल्स आएंगे तो वो वही चीज़ें जो हैं वो उनके एक तो कॉन्सेप्ट्स भी बिल्डअप हो चुके होंगे, और बड़े एक रीज़नेबल वे में ना। तो चलें जी, इनको डेफिनेट सी बात है, स्टडी तो हमने करना है, क्योंकि ये वहाँ पे कन्वेंशंस यूज़ होनी है, इनको हमने यूज़ करना है। यहाँ पर हमारे पास एक टर्म लिखी हुई है कॉम्प्रेस लिक्विड की, अ सब्सटेंस दैट इज़ नॉट अबाउट टू वेपराइज, ठीक है, कि एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि वेपर नहीं बन रहा। फॉर एग्जांपल ये अगर पिक्चर में आप देखें, लेफ़्ट साइड पे जो स्लाइड आपको नज़र आ रही है उसके लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ स्टेट 1, और उसके अंदर प्रेशर है 1 atm 1 एटमॉस्फेरिक, और टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, और उसके नीचे एक आपको कैंडल लाइट एक हीट नज़र आ रही, देयर इज़ अ फ्लेम। तो अब आप जस्ट इमेजिन कि जो वाटर है उसका मैंने आपको बताया था कि जो बॉइलिंग टेम्परेचर है सारे उसको 100 डिग्री सी कहते हैं, लेकिन मैंने साथ में आई होप सो कि एक चीज़ आपको एडअप करके बताई थी कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज़ 100 डिग्री सी, लेकिन साथ में एक चीज़ ऐड करें एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो अगर आप 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एडअप नहीं करते तो एक रॉन्ग स्टेटमेंट होगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं प्रेशर 2 एटमॉस्फेरिक कर दूं तो अब टेम्परेचर कुछ और चाहिए, वो प्रेशर 3 atm कर दूं कुछ और टेम्परेचर रिक्वायर है। तो ये भी आपने उस वक्त एक चीज़ पढ़ी थी कि एटलीस्ट 2 प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टेट पोस्टुलेट के अंदर। सो एनी हो, अब आपको पता है कि वाटर क्या 20 डिग्री सी पे बॉयल हो जाएगा, वेपर बनने लग जाएंगे उसके? नो सर। नहीं नो लगेंगे। तो इस बात को कहने में तो कोई हर्ज नहीं है कि लेट्स से जी अ सब्सटेंस दैट इज़ नॉट अबाउट टू वेपराइज, जो कि अभी वेपर नहीं बन रहा, उसको आप कॉम्प्रेस लिक्विड कह रहे हैं, ठीक है।
कि जिसके अभी वेपर नहीं बन रहे उसको आप कंप्रेस्ड लिक्विड कह रहे हैं, राइट। फिर हमारे पास एक टर्म आती है सैचुरेटेड लिक्विड की, क्या लिक्विड दैट इज़ अबाउट टू वेपराइज। अब एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जैसे आपके पास 20 डिग्री सेल्सियस है, फिर 30, फिर 40, फिर 50, उसका टेम्परेचर जैसे जैसे आप हीट सप्लाई कर रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। तो जब 100 हो जाएगा तो दैट इज़ अ पॉइंट कि जब वो वेपर, अब वो वेपर बनने लगे, ठीक है, दैट इज़ अ स्टेज कि लिक्विड दैट इज़ अबाउट टू वेपराइज, राइट। तो ये स्टेज वाटर के सेंस में कब आएगी, जब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो और 100 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर हो, वो बॉइलिंग के लिए रेडी है, ठीक है। वो आपको उसके फ्यूम्स वगैरह भी बनते नज़र आएंगे, जब कैटल में आपने रखा होता है आवाज़ भी थोड़ी आने लग जाती है और सारा वो मामला बनने लग जाते हैं क्योंकि जी दैट इज़ रेडी फॉर द वेपराइजेशन, और उस चीज़ को हम कह रहे हैं सैचुरेटेड लिक्विड, ठीक है। फर्स्ट वाले पॉइंट को हम कंप्रेस लिक्विड कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं सैचुरेटेड लिक्विड। लेकिन ये जो सैचुरेटेड लिक्विड वाला मैंने पॉइंट शुरू किया है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी मैंने कहा दैट इज़ अबाउट टू वेपराइज, माइट भी एक ऐसा पॉइंट आया मैं उसके नीचे फ्लेम बंद कर दूँ, चूल्हा बंद कर दूँ, ये वापस ऐसी होगा जैसे कि अब वेपर नहीं बने, वापस आपको अपनी हालत में नज़र आ सकता है। अगर मैं इसको कॉन्टीन्यूसली हीट सप्लाई करता रहूँ तो ऐसा होना है कि आहिस्ता आहिस्ता वेपर बन के इसने हवा में भी उड़ जाना है, और जब वेपर बन के हवा में उड़ जाएँ तो फिर ये वो वाला पॉइंट नहीं है कि मैं कहूँ कि जी मैं इनको वापस ले आऊँ, समझ रहे बात। अब वो अपनी स्टेट को लीव कर चुके होंगे। तो ये जो भी मैंने अबाउट टू वेपराइज वाला कहा ना, इसके आगे मैंने 2-4 बड़ी अजीब सी कुछ बातें कर दी हैं जो कि अब ज़हन में फिर रही हैं कि ओके जी यहाँ तक तो बात ठीक थी कि लिक्विड दैट इज़ अबाउट टू वेपराइज, लेकिन आगे जो 2-4 बातें की है वो फ्यूचर का सीन है, अभी वो भी हम ज़रा देख लेते हैं। तो खैर हमारे माइंड में इस तरह की कुछ चीज़ें अब आने लग गई हैं कि अगर अब वो रेडी वेपर बनने के लिए हुए थे और मैंने जैसे ही नीचे फ्लेम बंद किया वो आपको आवाज़ भी बंद और सारे मामलात बंद, विजुअलाइजेशन उसकी करवा रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है, बॉयल तो किया होगा वाटर वगैरह। अब थोड़ा आगे चलते हैं ज़रा जी। ये दोनों चीज़ें हो गई, इसमें अब हम देखते हैं कुछ और 2-4 चीज़ें। मेरे पास एक लेट से जी सैचुरेटेड वेपर, अ वेपर दैट इज़ अबाउट टू कंडेंस। फॉर एग्जांपल आपके पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और 100 डिग्री सी टेम्परेचर है। ये वो वाला पॉइंट है, अगर आप उसको एनर्जी देना बंद कर दें या फ्लेम बंद कर दें तो जो वाटर है वो डेफिनेट सी बात है फ़ौरन अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस जाना शुरू हो जाएगा, उसको आप कंडेंस कर सकते हैं। अभी आप इस पोजीशन में हैं, जब वो रेडी टू वेपराइज हुआ था अगर आप बंद कर दें फ्लेम तो यू कैन कंडेंस इट, वो कंडेंस हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा उसको हीट सप्लाई कर देते हैं और उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, लेट से 300 डिग्री सेल्सियस, तो अब वो मुकम्मल तौर पर वेपर बन चुके हैं जिसको आप स्टीम वगैरह कहते हैं, अब वो कंडेंस नहीं हो सकता, ठीक है। सो अ वेपर दैट इज़ नॉट अबाउट टू कंडेंस, फॉर एग्जांपल उसमें क्या है कि अगर मैं स्टेट 5 को देखूं तो उसका प्रेशर जो है वो 1 atm है और टेम्परेचर उसका 300 डिग्री सी है। पिक्चर के अंदर स्टेट 5 मेरे पास जो है राइट साइड पे स्टेट 5 की जो पिक्चर है उसके मिडिल में क्या लिखा हुआ है 300 डिग्री सेल्सियस। अब आपको पता है कि वाटर का बॉइलिंग 100 डिग्री सेल्सियस है, उसके अंदर अगर प्लग एंड प्ले करें तो कुछ मुमकिन था, अब 300 में मुमकिन नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि वेपर दैट इज़ नॉट अबाउट टू कंडेंस, उसको हमने कहा हुआ सुपर हीटेड वेपर लाइक अ स्टीम, ठीक है। अब इसके एक इन बिटवीन डेफिनेशन है सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर की, कि द स्टेट at which the liquid and vapor phases coexist in equilibrium। ये वो ऐसा पॉइंट है, ये भी वही 100 डिग्री वाला ही है, ठीक है, कि 1 atm प्रेशर और 100 डिग्री सी पे एक ऐसा पॉइंट है जिसमें कुछ लिक्विड है कुछ वेपर है, वो कोएग्जिस्ट कर इन इक्विलिब्रियम। जैसे ही आप टेम्परेचर अगर तो बंद कर दे फ्लेम वो कंडेंस हो जाएगा, सैचुरेटेड वेपर बन जाएगा। अगर उसको 300 डिग्री तक ले जाएं तो सैचुरेटेड वेपर बन जाएगा, दैट इज़ नॉट अबाउट टू कंडेंस, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं हमारे पास जिन टर्मिनोलॉजीज़ को हमने थोड़ा बहुत माइंड में रखना है, ये इवेंचुअली खुद ही इवॉल्व होके हमारी फिंगर टिप्स पे आ जाएंगी, ठीक है। तो इस बारे में ये परेशानी नहीं लेनी कि ये चीज़ें यानी कि क्या, ठीक है ना। तो जो बेसिकली डेफिनेशन वाइज मैं जितना इसमें बेस्ट एफर्ट कर सकता था, क्योंकि साथ ज़ाहिर थ्योरी की विजुअलाइजेशन क्रिएट करना दैट इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट, लेकिन स्टिल आई ट्राइड, ठीक है जी। इसमें कोई कोई क्वेश्चन या कोई थोड़ा डिस्कस करना यस सर, जी आगे सर। बताएं, ठीक है। अब
प्रीवियस हमारे कॉन्सेप्ट को इन्हांस करने के लिए ना ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है हमारे पास ना, इसको मैं एक्सप्लेन ज़रा करता हूँ। ये कंप्रेस लिक्विड को देखें, ये 20 डिग्री पे था, तो दैट इज़ नॉट अबाउट टू वेपराइज, इसको हमने कहा था दैट इज़ कंप्रेस्ड लिक्विड, ठीक है। ये 0.2 सैचुरेटेड लिक्विड, इसको हमने कहा था कि दैट इज़ अबाउट टू वेपराइज, ठीक है। ये वेपर बनने के लिए रेडी है, वेपर बनने का आगाज़ हुआ जाता है। ये सैचुरेटेड मिक्सचर वाला पॉइंट जिसमें लिक्विड और वेपर को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम लिखा हुआ था, राइट। फिर हमारे पास ये 4 वो वाला पॉइंट है सैचुरेटेड वेपर कि दैट इज़ अबाउट टू कंडेंस। अगर यहाँ पर कंडेंस करना है तो वापस इसको ले आओ। अगर यहाँ पर 4 पॉइंट को अगर आप कंडेंस की तरफ नहीं लेके जाते तो 4 पॉइंट को अगर मैं 300 डिग्री सी टेम्परेचर दे देता हूँ, ठीक है, जो कि इसके यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ठीक है। अगर इसको मैं 300 डिग्री दे देता हूँ तो फिर ये वेपर वापस नहीं आ सकते। दैट इज़ नॉट अबाउट टू जो है ना वो कंडेंस नहीं हो सकते। 4 वाला पॉइंट है अबाउट टू कंडेंस, 5th वाला पॉइंट दैट इज़ नॉट अबाउट टू कंडेंस। 5th वाले पॉइंट को आप सुपर हीटेड वेपर कह रहे हैं, 4 वाले पॉइंट को आप सैचुरेटेड वेपर कह रहे हैं, इसको आप मिक्सचर कह रहे हैं, इसको आप सैचुरेटेड लिक्विड कह रहे हैं, इसको आप कॉम्प्रेस लिक्विड कह रहे हैं, ठीक है। तो ये अब डेफिनेशन वाली स्लाइड मेरे सामने नहीं थी, ये आपकी थोड़ा मोटिवेशन के लिए, ठीक है। आपको थोड़ा फील होने लग गया होगा कि ओके जी हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, सर के पीछे पीछे चलते हमारे कॉन्सेप्ट भी ऐसे हो जाएंगे। अब ये टीवी डायग्राम को ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। अब देखें वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, लिक्विड था, लिक्विड के बाद वेपर बने। आपको पता है लिक्विड का कुछ और वॉल्यूम है, वेपर बनने उन्होंने फ्रीली मूव करना है, उनका वॉल्यूम ऑटोमेटिकली बढ़ना है, इस पर कोई एतराज़ तो नहीं। लिक्विड है, उनकी बॉन्डिंग टूटनी है, उन्होंने फ्रीली मूव करना। फॉर एग्जांपल आप ग्रुप Yes, में sir. बैठे हुए हैं, घर में बच्चे बड़े अच्छे बन के जी 3-4 सियाने बन के चेयर्स पे बैठे हुए हैं, जो ही अब्बा अम्मी थोड़ा साइड पे हुए उन्होंने पूरे घर की जो है ना वो तहस नहस कर देनी, ठीक है। फ्रीली मूव कर रहे हैं, उनका रेडियस, उनकी चीज़ें सारी अब एक्सपैंड कर चुके हैं, उनका सर्कल जो है वो उनका प्लेइंग का जो माइंड में उनके सेट हुआ वो सारी चीज़ें। तो प्रेशर जैसे ही थोड़ा डिट्रैक्ट होगा लिक्विड से, एवेंचुअली वॉल्यूम ऑटोमेटिकली लिक्विड से जब वेपर बने वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर भी ऑब्वियसली बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि लिक्विड से उसको वेपर में लाने वाली जो चीज़ है वो हीट ही है। क्या ख्याल है? लिक्विड को जो वेपर में फी Yes, sir. वक्त जो चीज़ को आप डिस्कस Yes, करें sir. वो हीट ही है, Heat है, yes, sir, टेम्परेचर heat भी है. बढ़ रहा है। अब इसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जिस पे मैं तवज्जो आपकी दिलवाता हूँ। ये मैंने एक पॉइंट हाईलाइट कर दिया कि 2 से लेके 4 तक अगर आप देखें तो टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। 2 से लेके 4 वाले जो पॉइंट्स हैं उन पे अगर आप देखें तो टेम्परेचर 100 डिग्री सी ही है, ठीक है। इसको बड़ी मोहब्बत से सुनना ज़रा। क्यों? क्योंकि अच्छा उससे पहले 1 से 2 पे देखें कि 20 था, 30, 40, 50 बढ़ रहा है। 2 से 3 पे देखें नहीं बढ़ रहा, 4 पे भी नहीं बढ़ रहा, 4 के बाद 5 पे देखें फिर बढ़ गया। तो जो मैंने एरिया हाईलाइट किया 2 से 4 हुआ क्या कि यहाँ पर क्यों नहीं बढ़ा, इसमें इसलिए नहीं बढ़ा कि यहाँ पर फेज चेंज हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? फेज चेंज हो रहा है। बस 1-2 मिनट की बात है, बड़ा ज़रूरी चीज़ सुनने वाली। माइक शाइक बंद ही रखो यार। यहाँ पर आपके पास क्या हुआ है कि यार ये क्या स्टूडेंट, अच्छी खासी बात जा रही है उसमें एक बंदा खोल के अपनी दुकान खोल के बैठ गया बीच में। बंद तो मैंने कर दिया लेकिन कुछ थोड़ा ख्याल किया करें चीज़ों का ना, हया किया करें ज़रा। अब हुआ क्या, टेम्परेचर क्यों आपके पास जो है वो सेम रहा है? क्योंकि सारी की सारी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है उसका फेज चेंज करने में, लिक्विड से वेपर बनाने में उसकी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, फेज चेंजिंग प्रोसेस स्टार्ट है, ठीक है। इसी वजह से आपके पास टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आप तो हीट सप्लाई किए जा रहे हैं, 2 से लेके 3 तक वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा। सो एनर्जी जो यूटिलाइज हो रही है उसका फेज चेंज करने में यूटिलाइज हो रही है। 1 से 2 पे अगर आप देखें तो फेज चेंज नहीं हो रहा। 1 से 2 जस्ट हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा, दैट इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस। 4 से 5 पे देखें हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा, दैट इज़ अगेन नॉर्मल प्रोसेस। लेकिन 2 से 3 और 3 से 4 यानी कि 2 से 4 ये जो पूरी सैचुरेटेड वाली बेल्ट है उसमें क्या हुआ है कि सारी की सारी एनर्जी उसका फेज चेंज करने में यूटिलाइज हो रही, इस वजह से आपको टेम्परेचर बढ़ता हुआ नज़र नहीं आया।
और जो ही फेज़ चेंज हो चुका है 4 से 5 के बाद फिर नज़र आएगा, और 1 से 2 पे भी नज़र आएगा। 1 से 2 पे फेज़ चेंज नहीं हुआ और 4 से 5 पे हो चुका था। समझे बात को? तो ये क्यों कांस्टेंट थी लाइन 2 से 4 पे? इस पे नेक्स्ट में एक और कमेंट कर लेंगे, अगर किसी को नहीं भी आइडिया हुआ तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पे इसी कमेंट से चलें स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है जी। तो अगले ट्यूसडे को इंशाल्लाह सेकंड चैप्टर के ऊपर एक डिटेल क्विज होगा हमारा, ठीक है? ठीक है जी, इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।